नमस्कार दोस्तों। Today we will learn about plastering checklist and inspection point as well as you can consider as method of statement of plaster. Okay, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। First slide is importance of plaster and benefits. Plaster is an important process in construction industry. It is used for covering rough brick or block work. Plaster creates even surface that makes painting and decorative easier. Okay, it is also act as a protective layer, prevent moisture penetration, reducing chances of crack, and most important and essential point is overall lifespan increasing. Okay, सो आप देख सकते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स प्लास्टरिंग का है। हम यहाँ पे एक एक करके टेबल बनाए हैं, आप टेबल में रीड कर सकते हैं कि स्मूथ फिनिशिंग है, सरफेस प्रोटेक्शन है, ड्यूरेबिलिटी है, इंसुलेशन है, फायर रेसिस्टेंस है, बेटर अपीयरेंस है, प्रिपेयर सरफेस है और कवर डिफेक्ट्स है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टर को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, जैसे कि बेस्ड ऑन सरफेस एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन मटेरियल, बेस्ड ऑन प्लास्टर फिनिशिंग। बेस्ड ऑन सरफेस एप्लीकेशन मतलब क्या है? बेस्ड ऑन सरफेस एप्लीकेशन मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द बीओक्यूज जो भी आपका ड्राइंग में होंगे वहां पे लिखा रहता है कि इंटरनल प्लास्टर, एक्सटर्नल प्लास्टर, सीलिंग प्लास्टर, वो सरफेस एप्लीकेशन का पार्ट है। और बेस्ड ऑन मटेरियल मतलब कौन सी मटेरियल से प्लास्टर होनी है, उसका भी एक कैटेगरी होता है, जैसे कि सीमेंट प्लास्टर, जिप्सम प्लास्टर, रेडी मिक्स प्लास्टर, माड और क्ले प्लास्टर, लाइम प्लास्टर। ओके, और बेस्ड ऑन प्लास्टर फिनिशिंग को भी हम लोग बहुत सारा कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलता है स्मूथ फिनिशिंग, सैंडफेस फिनिशिंग, रफ कास्ट फिनिशिंग, स्ट्रक्चर फिनिशिंग, पेबल डस्ट फिनिशिंग, डिविडर फिनिशिंग, सूटोको फिनिशिंग एंड स्क्रैप फिनिशिंग। ओके, ये आपका जो प्लास्टर फिनिशिंग है उससे कुछ हम फोटो ऐड किए हैं, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं कि कौन सी प्लास्टर का कौन सी फोटोज है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इट इज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट स्लाइड इज रेडीमिक्स प्लास्टर। रेडीमिक्स प्लास्टर क्या है? रेडीमिक्स प्लास्टर ट्रेडिशनल मोटर का अपडेटेड वर्जन है, जो इंजीनियरिंग प्लास्टर बोला जाता है। इसको कैसे बनाया जाता है? जो भी रॉ मटेरियल है उसका रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि सीमेंट, सैंड, सभी के साथ कुछ एडिटिव्स ऐड करके फैक्ट्री मेड किया जाता है, जो बैग में अवेलेबल होता है, जो अप्रोक्सीमेट 40 केजीज का बैग होते हैं। अभी का टाइम पे मोस्ट ऑफ द मास प्रोजेक्ट जो है तो रेडीमिक्स प्लास्टर से किया जा रहा है, क्योंकि ट्रेडिशनल मोटर को जो प्लास्टरिंग है वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए ट्रेडिशनल मोटर के जगह हम लोग को रेडीमेड प्लास्टर इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसका मेन बेनिफिट क्या है? कंसिस्टेंट क्वालिटी मिल जा रहे हैं, टाइम सेविंग हो जा रहा है, कॉस्ट सेविंग हो जा रहा है, और रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल होता है ना ट्रेडिशनल सैंड में, ट्रेडिशनल मोटर में, उसमें जो सैंड का जरूरत होता है वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं होते, तो उसी का रिप्लेसमेंट में रेडीमिक्स प्लास्टर इस्तेमाल किया जाता है। रेडीमिक्स प्लास्टर का जो मटेरियल यूज है वो कौन सी है? जैसे कि बाइंडर, जैसे सीमेंट, जिप्सम और पॉलीमर बेस्ड बाइंडर। एग्रीगेट्स जो है क्वार्ट्ज सैंड है, फाइन सैंड है। एडिटिव्स में कुछ पॉलीमर्स ऐड कर दिया जाता है, तो उसी मटेरियल को एक साथ करके बैग में पैकेट करके रेडीमिक्स प्लास्टर का बैग तैयार किया जाता है। इसका एडवांटेज जैसे हम पहले आपको बताए हैं, टाइम सेविंग होता है, रिड्यूस लेबर डिपेंडेंसी करते हैं, हाई ड्यूरेबिलिटी है, लो मेटेरियल वेस्टेज है, फास्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन है, एनहेंस एस्थेटिक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। रेडीमिक्स प्लास्टर ग्रीन प्रोडक्ट होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। ओके, इसका कंपैरिजन टेबल हमें दिखाने का कोशिश की है, जैसे ही आप देख सकते हैं कि रेडीमिक्स प्लास्टर मतलब क्या है? फैक्ट्री मेड किया जाता है, जिसमें सीमेंट, सैंड, पॉलीमर और एडिटिव्स को ऐड करते हैं। और ट्रेडिशनल मोटर जो है सीमेंट और रिवर सैंड जो मैनुअली सीव करते हैं, एज पर IS 1542 का हिसाब से उसको प्रिपेयर किया जाता है उस सैंड को, और उसके साथ वाटर ऐड करके ट्रेडिशनल प्लास्टर का मिक्स बनाया जाता है, जिसमें रेशियो अकॉर्डिंग आपको बनाना होता है, जैसे कि 1:4, 1:5, 1:6, 1:3 एज इट इज। बट रेडीमेड प्लास्टर के इसमें कोई रेशियो नहीं होता है, इसमें सिर्फ वाटर ऐड कर दिया जाता है। वो आपका मैन्युफैक्चर वाइज कुछ वाटर डिमांड वेरी होता है, जैसे कि इन जनरल 17 to 19, 20% या 21% मैक्सिमम आप वाटर ऐड कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको पेस्ट बनता है। इसमें और भी बेनिफिट्स है, जैसे कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इस रेडीमेड प्लास्टर का ज्यादा रहता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल प्लास्टर का। बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छा होता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल प्लास्टर का।
इस टाइप से कुछ पैरामीटर्स हम ऐड किए हैं, आप रीड कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ पे क्या क्या आपका बेनिफिट्स है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसका कुछ इंस्पेक्शन और चेकलिस्ट। इंस्पेक्शन और चेकलिस्ट में दोनों का केस में सेम पॉइंट आपको देखना है, आपका क्या क्या पॉइंट आपको देखना है जब साइट पे जाएंगे या काम करवाएंगे। जैसे कि कंस्ट्रक्शन ड्राइंग एंड जीएफसी अप्रूवल, जो भी एक्टिविटीज आपका हो रहा है वो एज पर जीएफसी ड्राइंग अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो अप्रूव ड्राइंग होता है, जहां पे क्लियरली इंडिकेट होनी चाहिए थिकनेस ऑफ प्लास्टर, मोटर रेशियो, वाटर प्रूफिंग केमिकल। नेक्स्ट पॉइंट इज द मटेरियल अवेलेबिलिटी एंड टूल्स वेरिफिकेशन। मटेरियल अवेलेबिलिटी या टूल्स वेरिफिकेशन चेक करना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जिस टाइम पे काम करने जाते हैं बहुत टाइम देखा जाता है कि मटेरियल अवेलेबल होता ही नहीं है, या टूल्स का कमी रहने की वजह से वहां पे प्रॉपर कहीं ना कहीं लैक हो जाता है, तो यहाँ पे आपका लेबर भी आइडियल जाता है, तो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव देखने को मिलता है। तो इसीलिए रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी ऑन साइड होनी चाहिए और टूल्स वेरिफिकेशन भी ऑन साइड होनी चाहिए जो वर्किंग कंडीशन में रहे। नेक्स्ट स्लाइड इज मटेरियल डिस्क्रिप्शन। जो आपका जो भी मटेरियल है उसका डिस्क्रिप्शन में हम ऐड किए हैं सीमेंट, प्लास्टरिंग एंड वाटर। ये ट्रेडिशनल मोटर का केस में है, जो भी सीमेंट आपको इस्तेमाल करना है उसका अप्रूव होना पहले बहुत जरूरी होता है, जैसे कि कौन सा ग्रेड का इस्तेमाल करना है, कौन से टाइप है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, कौन से ब्रांड का इस्तेमाल करना है, वो वेरीफाई कर लेना जरूरी होता है और क्लाइंट अप्रूव भी होना चाहिए वही पर्टिकुलर सीमेंट ब्रांड की जो आप यूज करने जा रहे हैं। पीपीसी टाइप ऑफ सीमेंट जो है वो बहुत अच्छे होते हैं और सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन 90 डेज। ओके, इसका फील्ड टेस्ट और लैब टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है सीमेंट टेस्ट का केस में। प्लास्टरिंग सैंड, प्लास्टरिंग सैंड मतलब क्या है, हम लोगों को प्लास्टरिंग के लिए एक आईएस कोड में एक फ्रैक्शन और सैंड साइज प्रोवाइड किया गया है जो एज पर 1542 में दिया गया है। उसी का साइज के अकॉर्डिंग अगर प्लास्टरिंग सैंड है तो वी कैन यूज डोज सैंड, ओके, प्लास्टरिंग के लिए, जिसमें सिल कंटेंट 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसका फील्ड टेस्ट और लैब टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। वाटर स्पेसिफिकेशन में क्या है, एज पर आईएस 456 में इसका वाटर स्पेसिफिकेशन दिया गया है, उसके हिसाब से आपको वाटर होनी चाहिए। मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टैकिंग रिक्वायरमेंट, हम एक फोटो ऐड किए हैं, राइट साइड जो कॉर्नर है, बॉटम कॉर्नर है, वहां पे यहाँ पे दिखाया गया है कि सीमेंट स्टैकिंग तरीका, कि यहाँ पे जो भी मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं ना उसमें सीमेंट थोड़ा सा सेंसिटिव मटेरियल है इस सब के कंपैरिजन में, क्योंकि सीमेंट को अगर मॉइस्चर का पकड़ में आए तो वो लम्स बन सकता है, टाइट हो सकता है, हार्ड हो सकता है, इसीलिए सीमेंट स्टैकिंग बहुत प्रॉपर तरीका से होनी चाहिए। जैसे कि 10 नोज हाइट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 4 नोज लेंथ में रखनी है, वॉल से 1 फीट छोड़ के बॉटम लेवल मतलब ग्राउंड लेवल से 1 फीट उठा के रखनी चाहिए। तो मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टैकिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए और सीमेंट बैग को तारपोलिन शीट से ढक के रखना चाहिए मॉइस्चर एक्सपोजर को प्रिवेंट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चल लेते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में है सरफेस प्रिपरेशन। सरफेस प्रिपरेशन मतलब क्या है, सरफेस प्रिपरेशन में पहले ही हम लोग को जो भी दीवार में जो भी डस्ट है, लूज पार्टिकल है, ग्रीज है, वो सब कुछ क्लीन कर लेना है, पहले प्रिलिमिनरी क्लीन कर लेना है, फिर ब्रिक वर्क को रैप पूरा भिगा देना है। इसलिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है मोटर से खींच ना ले, इसको अगर 24 घंटा पहले अगर करके देंगे तो बहुत बढ़िया होता है। जिसमें हैकिंग और चिपिंग करना बहुत जरूरी होता है आरसी सरफेस का ऊपर, अगर अच्छी सरफेस है तो उसके ऊपर हैकिंग और चिपिंग करना बहुत जरूरी होता है। बीम बॉटम हो चाहे कॉलम फेस हो, उसका जो भी डेंसिटी है मतलब कितना करना है, 300 हैक्स पर स्क्वायर मीटर करना है और जो 1 से 2 mm का गहराई होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों को ब्रिक वॉल का ऊपर और हैक किया जगह के ऊपर, दोनों जगह के ऊपर सिविल स्लैरी अप्लाई कर लेना है, जिसका रेशियो है 4.4 केजी पर स्क्वायर मीटर, जो पकड़ अच्छे से बनाने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना बुलमार्क गाइडलाइन। बुलमार्क क्या होता है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, बुलमार्क एक पॉइंट है जिसके जरिए हम लोग इंस्टेंट थिकनेस को हम लोग चेक कर सकते हैं, जो भी थिकनेस है उसको मेंटेन कर सकते हैं ताकि वो कहीं पे बढ़ ना जाए या घट ना जाए। इसीलिए हम लोग बुलमार्क इस्तेमाल करते हैं। बुलमार्क को बहुत सारी जगह में लेवल पैड भी बोला जाता है, बॉटम मार्क भी बोला जाता है, ठिया सेटिंग भी बोला जाता है, जिसका साइज होता है 50 mm बाई 50 mm और जिसको 1.5 से 2 मीटर अंतर अंतर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली दोनों साइड में प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं राइट साइड टॉप कॉर्नर में। इसका एक फोटो है राइट साइड बॉटम कॉर्नर में, हम आपको देखने की कोशिश किए कि बुलमार्क बनाया कैसे जाता है, इसका ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप फिलहाल इस फोटो में देख के आप बता सकते हैं कि थियोरेटिकली कि क्या हो रहा है। इसमें क्या है,
जैसे कि आप एक्स डायरेक्शन वाइज एक धागा खींच लेना है, जो भी आपका पास कमरा रहेंगे या रूम रहेंगे। फिर वाई डायरेक्शन वाइज एक धागा टंगा लेना है पूरा एंड टू एंड, जो भी रूम में प्लास्टर करने जा रहे हैं उसका। फिर उसका बाद आपको दोनों लाइन पे, एक साइड पे 4 मीटर, एक साइड पे 3 मीटर का एक लाइन मान लेना है, और उसमें आपको गुनिया बना लेना है जो आपका 5 मीटर का रहेंगे। अगर ये आ गया तो फिर आपका एक गुनिया बन गया। इसका बिहाफ पे आपको पता चल गया कि आपका राइट एंगल में आ गया आपका जो धागा है। अब इस धागा का रेफरेंस से आपको देखना है कि आप ये जो धागा बनाए थे, ये 1 मीटर छोड़ के बनाए थे, तो आपका प्लास्टर अगर 15 mm का होंगे तो वहां पे 1 मीटर से 15 mm छोड़ के जो रिमेन जगह होंगे, रिमेन डिस्टेंस होंगे, वो आपको देखना है और हर जगह पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और आपको बुल पैड बना देना है उसी लाइन पे या उसी लेवल पे। वो हॉरिजॉन्टल, वो एक्स डायरेक्शन के केस में भी होंगे, सेम आपका वाई डायरेक्शन केस में भी होंगे। ओके, इसके हम एक दूसरा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जो आपको प्रैक्टिकली साइड में देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में एमईपी एंड अदर वर्क क्लियरेंस है। आपको इंश्योर करना बहुत जरूरी होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग वर्क या अदर एम्बेडेड वर्क जो है तो उसको कंप्लीट हो जाए, उसका बाद ही आप ब्रिक अपना प्लास्टरिंग वर्क स्टार्ट करें। जैसे कि एमईपी डिपार्टमेंट का क्लियरेंस अगर नहीं होंगे तो फिर आपको फिर से रिवर्क करना पड़ जाएंगे। तो एमईपी डिपार्टमेंट का क्लियरेंस बहुत जरूरी होता है आपको काम स्टार्ट करने के पहले। मोटर एप्लीकेशन, मोटर एप्लीकेशन में बहुत सारा पॉइंट है, जैसे कि मोटर रेशियो। मोटर रेशियो आपको प्रोजेक्ट में जो स्पेसिफाइड किया जाएंगे वही रेशियो आपको इस्तेमाल करना है, जो आपको कंप्लाई करेंगे एज पर आईएस 2250। देखने को हम लोग को नॉर्मली मिल जाता है। हम आपको एक थोड़ा सा विजुअलाइजेशन देने की कोशिश की है कि सीलिंग प्लास्टर में हम लोग 6 mm करते हैं जो 1:3 रेशियो का होता है। इंटरनल प्लास्टर जो है 12 से 15 mm का होता है जो 1:4 रेशियो का होता है। एक्सटर्नल प्लास्टर जो इन जनरल 18 से 20 mm में देखने को मिलता है, जिसमें 1:5 और 1:4 दो हिस्से में इसको बांटा जाता है, जो डबल कोड में होता है। ओके, थिकनेस, आपको जो भी मोटर का थिकनेस रखनी है वो एज पर प्रोजेक्ट स्पेसिफाइड होनी चाहिए, मतलब दिया हुआ रहेंगे उसके हिसाब से आपको चेक करना है। जो नॉर्मली होते हैं कि सीलिंग के केस में 6 mm, फिर इंटरनल एक्सटर्नल के, इंटरनल केस में 12 से 15 mm, एक्सटर्नल केस में 18 से 20 mm ऐसा देखने को मिलता है। यूजिंग टाइम, मोटर यूजिंग टाइम मतलब क्या है कि एज पर आईएस 2250 क्वेश्चन नंबर 8.2.1 पेज नंबर 14 में दिया गया है, जो आप मोटर बनाएंगे वो 30 मिनट्स के अंदर आपको इंस्टॉल करना है। तो आप कोशिश करना 30 मिनट से 45 मिनट्स के अंदर इसको कंज्यूम कर सके, उतना ही मसाला बनाना है। मिक्सिंग मेथड क्या है, मिक्सिंग मेथड आपको मैकेनिकली मिक्सिंग करना है, जो बेबी मिक्सर मिक्सिंग यूज करते हैं उसमें बनाना बहुत सही रहता है, जिसमें आपको यूनिफॉर्मिटी मिलेंगे मिक्सिंग में। और अगर हैंड मिक्सिंग बना रहे तो ऑब्वियसली एमएस ट्रे के ऊपर बनाए, ताकि इसमें कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना हो पाए। मेजरिंग एक्यूरेसी, आप मिक्सिंग करने के टाइम पे जो मेजर करेंगे वो एक प्रॉपर गेज बॉक्स या मेजरिंग बॉक्स होनी चाहिए, जैसे कि आप कॉर्नर वाला फोटो में देख सकते हैं। एक गेज बॉक्स से इसी का बिहा पे आपको सीमेंट सैंड सब कुछ लेना है और उसको मिक्स करना है, ताकि आपको मिक्सिंग एरर ना हो। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, यूज ऑफ वायर मेश। यूज ऑफ वायर मेश मतलब क्या है, वायर मेश मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि चिकन मेश। चिकन मेश हम लोग कहाँ लगाना है, जो भी हमारा ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क है और कंक्रीट सरफेस है, वहां पे जो जॉइंट है वो जॉइंट दोनों जो सरफेस है उसका दोनों का नेचर ऑफ मेटेरियल क्या है, अलग अलग है। जैसे ब्रिक वर्क में अलग मेटेरियल है और कंक्रीट वर्क में अलग मेटेरियल है, तो दोनों मेटेरियल एक नहीं है, एक ही नेचर का नहीं है, तो वहां पे क्रैक बन सकता है। तो इसीलिए हम लोग को चिकन में यूज करना है हर एक जॉइंट पे, जहां पे दोनों दो टाइप ऑफ सरफेस, दो टाइप ऑफ नेचुरल मटेरियल है। और जहां पे कंडुइट चेजिंग करेंगे उसका ऊपर भी हम लोगों को चिकन में लगाना जरूरी होता है। और जो भी हम ना इलेक्ट्रिक पैनल रहेंगे उसका अंदर हम लोग को थर्मोकोल पैकिंग देना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम प्लास्टर करेंगे उसमें अगर घुस जाएंगे प्लास्टर तो पैक हो जाएंगे, तो उसको निकलना बहुत भारी पड़ जाएंगे। यूज ऑफ तारपोलिन, तारपोलिन सीट ऑन द फ्लोर यूज करना बहुत जरूरी होता है। मतलब फ्लोर के ऊपर तारपोलिन सीट बिछा ले काम शुरू करने के पहले, ताकि जो मेटेरियल वेस्टेज है उसको हम लोग कंट्रोल कर सके, रिड्यूस कर सके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में है स्टार्ट ऑफ प्लास्टर एप्लीकेशन। प्लास्टर एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट किया जाता है, वो इन जनरल टॉप टू बॉटम किया जाता है, और सीलिंग प्लास्टर को पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए, उसका बाद वॉल प्लास्टर करनी चाहिए, नहीं तो उसमें फिर से रिवर्क करना पड़ जाएंगे। ठीक है, टर्मिनेशन एंड फिनिशिंग ऑफ द प्लास्टर। टर्मिनेशन एंड फिनिशिंग ऑफ द प्लास्टर मतलब क्या है, जब भी
जब भी आप मिस्त्री काम करते हैं, जितना भी एरिया काम किया है, उसके बाद जब नेक्स्ट डे में उसको करना होता है, तो उस टाइम पे टर्मिनेशन टर्मिनेशन टाइम पे वो मिस्त्री उसको ऐसे ही अबोर-खबोर छोड़ के चला जाता है। तो उसको बचाने के लिए, उससे बचने के लिए आपको प्रॉपर्ली एज से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली परफेक्टली उसको टर्मिनेट करना है और क्लीन टर्मिनेट करना है। और नेक्स्ट डे जब काम करेंगे, फिर से उसमें अनड्यूलेशन ना हो, इसीलिए उसको स्ट्रेट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और डबल कोट प्लास्टरिंग इन जनरल आपको एक्सटर्नल प्लास्टर के केस में देखने को मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट कोट जो है वो 12 एम से अधिक नहीं होना चाहिए, और उसका साथ साथ उसका रफ फिनिशिंग देना बहुत जरूरी होता है, ताकि उसमें प्रॉपर बॉन्डिंग मिले फॉर सेकेंड कोट के लिए। ओके, नेक्स्ट है अपना क्वालिटी चेक। अगर आपका वॉल बन गया तो उसमें क्वालिटी चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्वालिटी चेक का टाइम पे वर्टिकली चेक करना है आपको, प्लम बॉब के जरिए एंड होल से चेक करना है, एल्यूमिनियम चैनल का जरिए रेक्टेंगुलर चेक करना है, राइट एंगल स्केल का जरिए थिकनेस चेक करना है, मेजरिंग टेप का जरिए, और कोई भी क्रैक और हॉलो पॉकेट भी इंश्योर कर लेना है कि वहां पे कुछ ना रहे, उस टाइप से कुछ ना रहे। So next slide is curing. Curing is very essential for प्लास्टरिंग, क्योंकि प्लास्टरिंग में अगर क्यूरिंग नहीं करेंगे तो प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएंगे और सिंकेज क्रैक भी देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रेंथ और क्रैक रोकने के लिए आपको क्यूरिंग करना बहुत जरूरी होता है, जो मिनिमम 7 से 10 डेज होता है ट्रेडिशनल मिक्स का केस में, ट्रेडिशनल मोटर के केस में, और रेडीमिक्स प्लास्टर का केस में इसको 3 दिन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट ए प्लास्टरिंग क्यूब टेस्टिंग। प्लास्टरिंग क्यूब टेस्टिंग मतलब क्या है, जो भी आपको प्रोजेक्ट में स्पेसिफाइड किया जाता है, उसी मोटर का जब मसाला बनाएंगे, आप जब यूज करेंगे, उसी मोटर का आपको क्यूब लेना है, जो क्यूब का साइज है 70.6 गुनिया 70.6। ओके, उसका क्यूब लेना होता है, उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ चेक करना होता है, जिसका स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, वो एज पर IS 2250 टेबल 1 में दिया गया है। आपका रेशियो वाइज स्ट्रेंथ को डिफाइन किया गया है, तो वो टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, वो हर एक प्रोजेक्ट में उसको फॉलो किया जाता है। और स्कैफोल्डिंग यूज करना है। स्कैफोल्डिंग मतलब क्या है, जो भी आप काम करेंगे वहां पे वर्कर को सेफ्टी के लिए और जो वर्कमैनशिप क्वालिटी उसको मेंटेन करने के लिए स्कैफोल्डिंग करना बहुत जरूरी होता है प्लास्टरिंग के केस में। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ रिलेवेंट आईएस कोड है, जो आपको हेल्प करेंगे हम लोगों का जो भी एक्सप्लेन किया हुआ जो चेकलिस्ट है उसको पढ़ने के लिए। तो जैसे कि IS 1661, IS 2402, IS 1542, IS 456, IS 2250, IS 269, IS 383, ये सब IS कोड आपको रेफरेंस के लिए दिया गया है, आप गो थ्रू कर सकते हैं, आप IS कोड अकॉर्डिंग आप रीड कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, आज इतना ही था। और अगर इसमें कुछ ऐड करने का जरूरत है, मॉडिफाई करने का जरूरत है, या इम्प्रूव करने का जरूरत है, तो मुझे बताइए, और हम इसका और भी कोशिश करें कि अच्छा से इसको बना सके, और अच्छे से हम अपना अगर त्रुटि कुछ रहे तो उसको बदल सके या संशोधन कर सके। ओके, थैंक यू।